अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ मामूली सी दिखने वाली चीजों में, जैसे मान लीजिए एक पतले से तार में, इतनी जबरदस्त ताकत कहाँ से आ जाती है? मतलब इतनी ताकत कि वो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया का बोझ उठा सके। जरा नजर दौड़ाएं अपने आसपास। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में लगी लिफ्ट्स, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करती क्रेनें और वो विशाल सस्पेंशन ब्रिज जो नदियों के ऊपर बने हैं। इन सब में ऐसी क्या एक कॉमन चीज है जो इन्हें ग्रेविटी को मात देने की हिम्मत देती है? इसका जवाब है हमारी आज की दुनिया का एक अनसंग हीरो, वायर रोप। जी हां, वही स्टील के तारों से बना रस्सा। ये वो छिपा हुआ धागा है जिसने सही मायनों में हमारी पूरी तरक्की को एक साथ पिरो कर रखा है। तो चलिए आज इसकी इंजीनियरिंग की गहराई में उतरते हैं। देखिए, बात सिर्फ एक मोटे से तार की नहीं है। असली चुनौती, असली इंजीनियरिंग का कमाल तो इस बात में है कि कोई चीज़ एक ही समय पर चट्टान जितनी मजबूत और धागे जितनी लचीली कैसे हो सकती है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि आखिर स्टील का एक बंडल कैसे टन के टन वजन भी उठा ले और साथ ही एक छोटी सी पुली के ऊपर आसानी से घूम भी जाए। इसी पहेली को सुलझाने में ही सारी की सारी इंजीनियरिंग छिपी हुई है। और इसका हल वो मिलता है इसकी बनावट में, लेयर बाय लेयर। इसे ऐसे समझते हैं, सबसे बेसिक चीज है एक वायर, मतलब एक सिंगल तार। फिर कई तारों को एक साथ मरोड़कर बनता है एक स्ट्रैंड। इसके बाद इन स्ट्रैंड्स को एक सेंट्रल कोर के चारों तरफ लपेटा जाता है, और जब ये सब मिल जाते हैं तो तैयार होता है हमारा रोप। ठीक है, तो ये लेयरिंग वाली डिजाइन तो बढ़िया है, लेकिन इससे एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। सोचिए, जब इस रोप पर लोड पड़ता है तो इसके अंदर मौजूद सैकड़ों तार आपस में जबरदस्त तरीके से रगड़ खाते हैं। तो सवाल यह है कि इस अंदरूनी फ्रिक्शन और स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। मतलब जब दर्जनों तार एक दूसरे को अंदर ही अंदर पीस रहे हों, तो इस रोप को अंदर से ही खोखला होने से बचाने के लिए इंजीनियर्स ने क्या कमाल का डिजाइन सोचा होगा। इसका जवाब छिपा है प्रिसाइज ज्योमेट्री में, मतलब एकदम सटीक नाप तौल वाली बनावट में। पहला सॉल्यूशन है एक खास डिजाइन जिसे सील कहते हैं। इसमें होगा क्या है कि जो बड़े बाहरी तार होते हैं वो अंदर के छोटे तारों के बीच बनी खाली जगहों में, मतलब वैलीज में एकदम परफेक्टली फिट हो जाते हैं। ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल एक टीम की तरह। अच्छा, एक और कमाल का तरीका है फिलर वायर डिजाइन। इसमें क्या करते हैं कि तारों के बीच जो भी खाली जगह बचती है उसे और भी पतले पतले तारों से भर दिया जाता है। ये छोटे तार आप समझिए एक कुशन की तरह काम करते हैं, जो बड़े तारों को सपोर्ट भी देते हैं और शॉक भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फिर आता है एक तीसरा वाकई जीनियस डिजाइन, जिसे वायरिंगटन कहते हैं। इसमें बाहरी लेयर में एक बड़ा और एक छोटा तार एक के बाद एक ऑल्टरनेट करके लगाया जाता है। इससे एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और स्टेबल स्ट्रैंड तैयार होता है। तो ये तीनों ही तरीके रोप को अंदर से मजबूत बनाने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो रोप के अंदर की कहानी तो हमने समझ ली। अब जरा एक स्टेप बाहर आते हैं और ये देखते हैं कि इन स्ट्रैंड्स को एक दूसरे के चारों ओर कैसे लपेटा जाता है। क्योंकि ये जो ट्विस्ट है, यही रोप की बाहरी ड्यूरेबिलिटी, मतलब उसकी जिंदगी तय करता है। अब यहां पर दो मेन चॉइस होती हैं। पहला है रेगुलर ले। इसमें तार जिस डायरेक्शन में मुड़ते हैं, स्ट्रैंड्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ते हैं। इससे रोप को हैंडल करना काफी आसान हो जाता है। दूसरा है लैंगले। इसमें तार और स्ट्रैंड दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं। इससे रोप की सतह पर ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया मिलता है और वो घिसता कम है। तो यहाँ एक ट्रेड ऑफ है, आसान हैंडलिंग चाहिए या ज्यादा घिसाव से प्रोटेक्शन। और फिर एक और सीधी सी चॉइस आती है कि ये जो घुमाव है वो दाईं तरफ होगा या बाईं तरफ। राइट ले का मतलब है राइट की तरफ का ट्विस्ट, जैसे एक नॉर्मल स्क्रू होता है, और लेफ्ट ले मतलब लेफ्ट की तरफ। सिंपल। तो लीजिए, हमारा रोप अब तैयार है, अंदर से एकदम मजबूत, बाहर से टिकाऊ। लेकिन इसकी असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब ये असल दुनिया में मशीनों पर काम करना शुरू करता है। तो अब सवाल ये है कि वो कौन सा एक सबसे बड़ा बाहरी फैक्टर है जो ये तय करता है कि एक वायर रोप की असल जिंदगी कितनी लंबी होगी। इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। वो है उस पुली का ग्रूव या खांचा जिसके ऊपर ये रोप चलती है। जी हां, उस शीव का शेप, उसकी नाली की डिजाइन, यही सबसे ज्यादा मैटर करती है। और यहां ये बात एकदम साफ हो जाती है कि फिटिंग कितनी ज्यादा जरूरी है। अगर वो खांचा बहुत ज्यादा टाइट हुआ तो वो रोप को पिंच करेगा, उसे दबाएगा और खराद कर देगा। और अगर खांचा बहुत चौड़ा हुआ तो रोप चपटी हो जाएगी और अंदर से डैमेज हो जाएगी।
सही फिट वो है जो रोप को लगभग 135 डिग्री पर सपोर्ट दे। सोचिए, कुछ मिलीमीटर का फर्क भी सक्सेस और फेलियर के बीच का अंतर बन सकता है। तो अब बात आती है कि ये मामला कितना सटीक होना चाहिए। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 45:1। ये शीव और रोप के डायमीटर का एक कॉमन रेशियो है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो पुली है उसका साइज रोप के साइज से कम 45 गुना बड़ा होना चाहिए। ये होती है इंजीनियरिंग की बारीकी। चलिए अब हम और बात करते हैं एक आखिरी और लगभग ना दिखने वाले दुश्मन की, एक ऐसी चीज जो इस पूरी शानदार इंजीनियरिंग को पल भर में बर्बाद कर सकती है। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए, रोप्स को 0 इंटरनल टॉर्क के साथ सप्लाई किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि जब कोई रोप फैक्ट्री से निकलती है तो वो एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड होती है। उसके अंदर कोई भी अंदरूनी घुमाव या स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन एक छोटी सी मानवीय भूल इस पूरे परफेक्शन को तबाह कर सकती है। जैसे अगर रोप को एक रील से ड्रम पर गलत तरीके से चढ़ाया जाए, बस ये एक छोटी सी गलती रोप के स्ट्रक्चर के अंदर एक छिपा हुआ टॉर्क, एक घुमाव पैदा कर देती है। और ये जो नया इंटरनल स्ट्रेस बनता है वो रोप की परफॉर्मेंस और उसकी जिंदगी दोनों को बुरी तरह से कम कर देता है। तो अगली बार जब कोई लिफ्ट में कदम रखे या किसी विशाल क्रेन को काम करते हुए देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, उस पतले से दिखने वाले तार के अंदर असल में इंजीनियरिंग का एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। और यह हमें सोचने में मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी साधारण सी दिखने वाली चीजें हैं जिनके अंदर ऐसी ही कमाल की इंजीनियरिंग की एक पूरी दुनिया छिपी हुई है। हम हर दिन लिफ्ट, क्रेन, पुल इन सब का इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी उन स्टील की रस्सियों के बारे में सोचते हैं जो ये सब चलाती हैं। ये हैं वायर रोप्स, हमारी मॉडर्न दुनिया के वो गुमनाम हीरो। आज चलिए इन रस्सियों के अंदर छिपे इंजीनियरिंग के कमाल को समझते हैं। तो इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या कुछ मोटे तारों से बनी रस्सी ज्यादा मजबूत होगी या फिर बहुत सारे पतले तारों से बनी रस्सी? इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। और असल में यही वायर रोप डिजाइन की सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो इस बात में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, दुनिया में कोई एक सबसे अच्छी रस्सी नहीं होती। हर काम के लिए एक सही रस्सी होती है और उसे चुनना इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन संतुलन साधने जैसा है। एक वायर रोप को सिर्फ तारों का गुच्छा समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है। इसको ऐसे समझिए कि पतले पतले तारों को एक साथ मरोड़कर एक स्ट्रैंड बनता है। फिर ऐसे कई स्ट्रैंड्स को एक सेंट्रल कोर यानी केंद्र के चारों ओर लपेटा जाता है। ये कुछ हमारे शरीर की मांसपेशियों और नसों की तरह है, जहां हर एक छोटा हिस्सा मिलकर पूरी बनावट को ताकत भी देता है और लचीलापन भी। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। डिजाइन का पहला और सबसे बड़ा समझौता होता है फटीग और एब्रेशन के बीच। मतलब अगर रस्सी में बहुत सारे पतले तार हैं तो वो पुली या ड्रम पर बार बार आसानी से मुड़ सकती है बिना टूटे। इसे कहते हैं अच्छी फटीग रेजिस्टेंस। लेकिन अगर रस्सी में कम और मोटे तार हैं तो वो बाहरी खरोच और घिसाव को बेहतर झेल पाती है, जिसे कहते हैं एब्रेशन रेजिस्टेंस। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों गुण एक साथ एक ही रस्सी में टॉप पर नहीं हो सकते, एक को चुनना ही पड़ता है। दूसरा बड़ा फैसला रस्सी के दिल को लेकर होता है, मतलब उसके कोर को। यहां भी दो रास्ते हैं। एक है स्टील कोर, जिसे IWRC भी कहते हैं। ये तब जरूरी होता है जब रस्सी को ड्रम पर बहुत कसकर लपेटा जाता है। ये दबाव को झेलता है और रस्सी को पिचकने से बचाता है। दूसरी तरफ है फाइबर कोर। ये रस्सी को जबरदस्त लचीलापन देता है, जिससे वो आसानी से मुड़ पाती है। तो चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि रस्सी को दबाव झेलना है या ज्यादा मुड़ना है। और ये स्लाइड ये कमाल के तरीके से दिखाती है कि उन फैसलों का असर क्या होता है। जरा देखिए, ये सभी रस्सियां 19 मिलीमीटर मोटी हैं, बिल्कुल एक बराबर। लेकिन जैसे जैसे हम 6x19 कंस्ट्रक्शन से 6x49 की तरफ जाते हैं, बाहरी तारों की संख्या 12 से बढ़कर 24 हो जाती है और हर एक तार का डायमीटर 1.55 मिलीमीटर से घटकर सिर्फ 1.05 मिलीमीटर रह जाता है। मतलब रस्सी का साइज वही है, लेकिन अंदर की दुनिया पूरी तरह बदल गई है। एक बेहतरीन डिजाइन वाली रस्सी भी बेकार हो सकती है अगर उसे सही तरीके से ना संभाला जाए। तो अब देखते हैं कि एक रस्सी की जिंदगी और उसकी सेफ्टी उसके रखरखाव पर कैसे निर्भर करती है। नई रस्सी को रील से उतारना ये एक बहुत ही नाजुक काम है,
इसे कभी भी जमीन पर लिटाकर नहीं खोलना चाहिए। सही तरीका यह है कि रील को एक शाफ्ट पर लगाया जाए ताकि वो आज़ादी से घूम सके, और रस्सी को खींचते समय उस पर हल्का सा टेंशन बनाए रखना जरूरी है ताकि वो उलझे नहीं और उसकी परतें एक दूसरे पर न चढ़े। तो सबसे जरूरी बात यह है कि रस्सी में कभी भी किंक नहीं आना चाहिए, मतलब गांठ जैसी कोई तेज मोड़। जैसा कि सोर्स मटेरियल में साफ साफ कहा गया है, एक किंक रस्सी को परमानेंटली डैमेज कर देता है। उस जगह पर रस्सी की ताकत हमेशा के लिए कम हो जाती है और उसे कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। और जब रस्सी इस्तेमाल में ना हो तब भी उसका ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। उसे हमेशा एक सूखी और हवादार जगह पर रखना चाहिए। नमी और केमिकल के धुएं से तो उसे बिल्कुल बचाना चाहिए। और एक बहुत जरूरी बात, रस्सी को कभी भी सीधे सीमेंट या कंक्रीट के फर्श पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फर्श नमी सोखता है जो रस्सी में जंग लगा सकता है। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो वायर रोप की परफॉर्मेंस और लंबी उम्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है लुब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन का मतलब सिर्फ रस्सी को बाहर से चिकना करना नहीं है। जैसा हमने देखा, एक रस्सी के अंदर सैकड़ों तार होते हैं और जब वो काम करती है तो ये तार एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। लुब्रिकेशन इस अंदरूनी घर्षण को कम करता है और साथ ही नमी को अंदर जाने से रोककर जंग से भी बचाता है। ये रस्सी के जीवन के लिए बेहद जरूरी है। तो सवाल उठता है कि ये काम कितनी बार करना चाहिए। आमतौर पर यह सलाह दी जाती है कि रस्सी की बाहरी परत पर हर 6 महीने में एक अच्छा ल्यूब्रिकेंट लगाया जाए। ये छोटा सा कदम रस्सी को सेफ और लंबे समय तक असरदार बनाए रखने में बहुत बड़ी मदद करता है। तो अंत में ये सब एक ही चीज पर आकर रुकता है, बैलेंस। वायर रोप की पूरी कहानी इंजीनियरिंग के एक लगातार संतुलन बनाने की कहानी है। और ये बात इसे शानदार ढंग से समझाती है, कैसे ताकत, लचीलापन और टिकाऊपन जैसी अलग-अलग एक दूसरे से मुकाबला करती जरूरतों के बीच एक सही संतुलन बनाना पड़ता है। हर डिजाइन एक समझौता है, एक कोशिश उस खास काम के लिए सबसे अच्छा समाधान खोजने की जिसके लिए वो रस्सी बनाई गई है। तो अगली बार जब कोई लिफ्ट में कदम रखता है तो ये सोचने लायक है कि उन अदृश्य केबलों के पीछे कितना विज्ञान, कितना संतुलन और कितनी इंजीनियरिंग छुपी है जो बिल्कुल चुपचाप अपना काम कर रही हैं। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो है तो गुमनाम, लेकिन हमारी मॉडर्न दुनिया को सचमुच में थामे हुए है। हम बात कर रहे हैं वायर रोप की, यानी स्टील के तारों से बनी रस्सी। कभी सोचा है कि वो बड़ी बड़ी क्रेनें जो आसमान छूती इमारतें बनाती हैं, या वो लिफ्ट जो हमें पलक झपकते ही सैकड़ों मंजिल ऊपर ले जाती हैं, या फिर वो पुल जिन पर हम रोजाना सफर करते हैं, इन सब के पीछे कौन सी ताकत है? इन सब के पीछे एक ही हीरो है। तो चलिए इस अदृश्य मशीन के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी इस गुमनाम स्टील हीरो की। फिर हम देखेंगे कि एक रस्सी की बनावट आखिर होती कैसी है। इसके बाद हम एडवांस रोप टेक्नोलॉजी पर नजर डालेंगे। फिर समझेंगे इसकी देखभाल के बारे में, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, ये फैसला कैसे लिया जाए कि रस्सी को अब बदलना है। तो पहला सेक्शन, गुमनाम स्टील हीरो। देखिए, वायर रोप को सिर्फ एक मोटा तार समझने की गलती मत कीजिएगा। ये कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसे बड़े बड़े उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है। सच तो ये है कि इसके बिना हमारी आज की दुनिया का जो ढांचा है वो शायद खड़ा ही नहीं हो पाता। और यही बात इसे खास बनाती है। इसे सिर्फ रस्सी कहना ना, इसकी इंजीनियरिंग को कम आंकने जैसा है। असल में ये एक मशीन है। सोचिए, एक ऐसी मशीन जिसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि वो अविश्वसनीय ताकत दे सके और साथ ही भारी बोझ उठाते हुए उसमें जरूरी लचीलापन भी हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मशीन बनती कैसे है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं, इसके एक एक पुर्जे को समझते हैं। किसी भी वायर रोप के दिल में, कह सकते हैं, उसके 3 मेन हिस्से होते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक अकेले तार से, जिसे वायर कहते हैं। इसे आप स्टील का एक धागा समझ सकते हैं। यही वो सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी ईंट है जिस पर पूरी रस्सी की ताकत की इमारत खड़ी होती है। अब अगला कदम, ऐसे कई सारे तारों को एक साथ लिया जाता है और एक सेंट्रल तार के चारों ओर बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह लपेट दिया जाता है। तारों के इस गुच्छे को कहते हैं स्ट्रैंड, मतलब कई तारों को एक साथ गूंथकर एक ज्यादा मजबूत यूनिट बना ली गई।
और आखिर में इन सभी स्ट्रैंड्स को एक कोर के चारों ओर लपेटा जाता है। ये कोर रस्सी का दिल है, जो उसे उसका आकार और सपोर्ट देता है। ये कोर फाइबर का भी हो सकता है, जिससे रस्सी में लचीलापन आता है, या फिर ये खुद एक छोटा स्टील का रोप हो सकता है, जिसे IWRC कहते हैं। ये इसे कुचलने वाली ताकतों से बचाता है। तो वायर, स्ट्रैंड और कोर, ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक पूरी वायर रोप। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। हर काम के लिए एक ही तरह की रस्सी तो काम नहीं आ सकती है ना। जब हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं, सोचिए गहरी खदानों के बारे में या समंदर के खारे पानी के बारे में, तब हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ एडवांस्ड इंजीनियरिंग की। यहाँ दो बहुत ही कमाल के उदाहरण हैं। एक तरफ है कॉम्पैक्टेड रोप। इसमें क्या करते हैं कि रस्सी को दबाकर बाहर से एकदम चिकना बना दिया जाता है। इसका फायदा, ये घिसती कम है और पुली पर भी कम जोर डालती है, जो भारी मशीनों के लिए तो एक गेम चेंजर है। और दूसरी तरफ है प्लास्टिक फिल्ड रोप। इसमें स्ट्रैंड्स के बीच की जो खाली जगह होती है ना, उसे प्लास्टिक से भर देते हैं। ये अंदर की चिकनाई यानी लुब्रिकेशन को लॉक कर देता है और नमी गंदगी को बाहर ही रखता है। इससे रस्सी अंदर से जंग नहीं खाती। माइनिंग जैसी जगहों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। अच्छा, दुनिया की सबसे अच्छी रस्सी बना लेना एक बात है, लेकिन ये काफी नहीं है। अगर उसकी सही देखभाल ना हो तो अच्छे से अच्छी मशीन भी फेल हो सकती है। तो अब जो हम बात करेंगे वो सुरक्षा और परफॉर्मेंस दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ कह देती है। रस्सी की हैंडलिंग, इंस्टॉलेशन और उसके निरीक्षण में जो देखभाल की जाती है, वो उसे ज़्यादा जिंदगी तो देती ही है, साथ में एक बहुत बड़ा डिविडेंड, एक भारी लाभांश भी देती है। मतलब रस्सी की देखभाल पर लगाया गया समय और मेहनत सिर्फ उसकी उम्र नहीं बढ़ाते, बल्कि सुरक्षा और भरोसे के रूप में भारी रिटर्न देते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं। तो कुछ सुनहरे नियम क्या हैं? पहली बात, हमेशा सही एसिड फ्री लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करें ताकि तार एक दूसरे पर आसानी से फिसलें। दूसरी, रस्सी खोलते वक्त उसमें कभी भी गांठ या किंक न पड़ने दें, क्योंकि एक किंक उसे हमेशा के लिए कमज़ोर कर देता है। और सबसे ज़रूरी बात, उसकी जो सेफ वर्किंग लिमिट है, उससे ज़्यादा वज़न कभी भी न उठाएं। ये नियम सिर्फ रस्सी की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये मशीनों और सबसे बढ़कर इंसानी जान की सुरक्षा के लिए है। और अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी और नाजुक पड़ाव पर। वो फैसला जब ये तय करना होता है कि रस्सी को अब रिटायर कर देना है, उसे बदल देना है। ये एक ऐसा फैसला है जिसमें गलती की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ अंदाज़ा नहीं चलता। ये फैसला पूरी तरह से सटीक और जीवन बचाने वाले क्राइटेरियाज पर आधारित होता है, और इन नियमों को मानना किसी भी बड़े जानलेवा हादसे को टालने के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। तो पहला और सबसे अहम क्राइटेरिया है रस्सी के डायमीटर यानी व्यास में कमी। अब ये नंबर देखिए, 6%। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, है ना? लेकिन अगर कोई रस्सी बाहरी घिसाव की वजह से अपने डायमीटर का सिर्फ 6% भी खो देती है, तो ये एक बहुत बड़ी रेड लाइट है, एक खतरे का संकेत है। इसका सीधा मतलब है कि उसकी स्ट्रक्चरल मजबूती अब पहले जैसी नहीं रही और उसे तुरंत बदलना होगा। अगला नंबर है 4। ये है टूटे हुए तारों की संख्या। नियम क्या कहता है? अगर एक स्टैंडर्ड रस्सी में उसकी डायमीटर की 30 गुना लंबाई के अंदर 4 टूटे हुए तार नजर आ जाएं, तो ये अंदरूनी डैमेज का साफ संकेत है। भले ही रस्सी ऊपर से ठीक ठाक दिख रही हो, पर उसके अंदरूनी ताकत पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे फौरन सर्विस से हटा देना चाहिए। इन नंबरों के अलावा कुछ खतरे ऐसे भी हैं जो साफ साफ आंखों से दिखते हैं, जैसे किंक, मतलब रस्सी में एक ऐसा पक्का मोड़ पड़ जाना जो कभी सीधा ही नहीं हो सकता, या बर्ड केजिंग, जब बाहरी स्ट्रैंड ढीले पड़कर एक पिंजरे की तरफ फूल जाते हैं। और जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा जंग लगना या गड्ढे पड़ना। इनमें से कोई भी निशान दिखे तो समझ लीजिए कि ये एक आने वाले फेलियर की सीधी चेतावनी है। एक बात साफ समझनी होगी, इन क्राइटेरिया को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये सालों के अनुभव और दुर्भाग्य से हादसों से सीखे गए सबक हैं। ये नियम किसी भी भयानक जानलेवा हादसे से पहले की आखिरी वार्निंग साइन है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि जो चीज़ एक साधारण सी स्टील की रस्सी दिखती है, वो असल में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, एक बहुत ही जटिल और जीवन बचाने वाली मशीन है। इसकी इंजीनियरिंग से लेकर इसकी देखभाल और इसका इंस्पेक्शन तक हर कदम पर प्रिसिजन यानी सटीकता की जरूरत होती है।
तो अगली बार जब कोई क्रेन या एलिवेटर दिखे तो शायद उसे एक नई नज़र से देखा जाएगा। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है कि हमारे आसपास ऐसी और कौन सी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो असल में इंजीनियरिंग के ऐसे ही गुमनाम चमत्कार हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।